हाजिर हैं। मेरा नाम है रविकांत सिन्हा और आज का टॉपिक है हैंडलिंग मनी इक्विपमेंट्स, जो रिटेल का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और पिछले वीडियो को भी देख लें ताकि आपको इस वीडियो के बारे में और अच्छे से जानकारी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। मनी हैंडलिंग, जिसे हम कैश हैंडलिंग भी कहते हैं, यह एक व्यवसाय में धन को प्राप्त करने और देने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। रिटेल संगठन के नियोक्ता के पास प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि वो पैसे को संभालने में कर्मचारी सुरक्षित रहें। जैसे जब भी हम कैश मैनेजमेंट की बात आती है या फिर जो भी हम कैश को हैंडल करने की बात आती है तो उसमें बहुत सारी असुरक्षा जुड़ जाती हैं, चाहे वो बाहरी असुरक्षा हो चाहे वो अंदरूनी असुरक्षा हो। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कुछ सुरक्षा टिप्स हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि पहला, प्रवेश और निकास मार्ग से दूर किसी स्थान पर पैसे को संभालें। मतलब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा जो पैसे हैं जो है उसको प्रवेश मार्ग से और जहाँ से हम निकलते हैं उस मार्ग से काफ़ी दूर पर रखें। यहाँ पर आसपास में आपका कैश काउंटर नहीं होना चाहिए। दूसरा, जितना हो सके चेकआउट में कम पैसे रखें। जब भी आप निकल रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, तो हो सके तो अपने पास कम से कम पैसे रखें। इससे क्या होगा, आपके पैसों की सुरक्षा हो सकती है और पैसे को आप बैंक में रख सकते हैं सुरक्षित, या फिर और किसी जगह पे जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकें और ऐसी जगह पे आप सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन अपने साथ में ना रखें ताकि इससे क्या होगा कि आपको असुरक्षा महसूस होगी। तीसरी चीज़ है, यूज एक्सपेंसेस शुड बी प्लेस्ड इन द फॉल बॉक्स विच शुड बी इन सिक्योर एंड पावरफुल प्लेस। मतलब अपने जो बड़े बड़े एक्सपेंसेस है उसको आप एक फॉल बॉक्स में रखिए जो सुरक्षित है और शक्तिशाली है और इसे आप दूसरों की दृष्टि से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है, रात में वित्तीय लेन देन करने से बचें। जब भी हम ये कोशिश करें कि हमारा जो लेन देन की प्रक्रिया है वो दिन में हो, रात में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना हो। इससे जो है कैश में हैंडलिंग में काफ़ी मदद मिलती है। यदि संभव हो तो अपने सहकर्मी, अपने कर्मचारियों के साथ बने रहें जो सहकर्मी जो हैं डिपॉजिटरी पर नज़र रख सके ताकि वहां पर आसपास में कोई संदिग्ध चीज़ हो तो वो तुरंत आपको इन्फॉर्म कर सके। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। नेक्स्ट चीज़ है कि नियोक्ता समय की देरी के साथ काउंटर बिक्री को फिट करके कार्यस्थल को और सुरक्षित बना सकते हैं। मतलब आप कार्यस्थल जहाँ पर कैश काउंटर है वहाँ पर आप सुरक्षा का पूरा इंतजाम करें। यह नियोक्ता की पूरी जिम्मेदारी है कि कैश काउंटर पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए। जो बिक्री हो रही है उसकी सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग जो है सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होना चाहिए और वो पूरी तरीके से टाइम के साथ रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि वो से कितने बजे हुआ, कितने बजे कस्टमर आया, कितने बजे उन्होंने पेमेंट किया, वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है कैश काउंटर में होना चाहिए, जो नियोक्ता की जिम्मेदारी है करना। बच्चों, आगे बात कर लेते हैं कैश हैंडलिंग क्या होता है। जिस भी काउंटर में, जिस भी रिटेल काउंटर में आप देखेंगे जहां पर भी लेन देन होता है ना, चाहे वो बैंक के माध्यम से हो, चाहे चेक के माध्यम से हो, चाहे वो किसी और माध्यम से पेटीएम के माध्यम से हो, चाहे वो कैशलेस पेमेंट हो, जैसा भी हो, उस माध्यम से, जिस भी माध्यम से होता है उसमें जो कैश को मैनेज किया जाता है उसी को बोला जाता है कैश हैंडलिंग मैनेजमेंट। तो उसी तरीके से उसको किस लिए किया जाता है, ताकि वो चोरी से बचाया जा सके और सुरक्षा से बचाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें सहूलियत के हिसाब से कस्टमर का पैसा सुरक्षित रहे और वो सही तरीकों से जो है वो ट्रांजैक्शन हो और वो सही जगह पर पहुंचे। तो इसी कारण जो है कैश हैंडलिंग किया जाता है। वहीं आप देखेंगे रिटेल स्टोर में कैश को कैश काउंटिंग मशीन, चालान स्वीकार, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भुगतान और मुद्रा के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। कई रिटेल स्टोर में जो है कैशियर जो है कैश हैंडलिंग के लिए विभिन्न उपकरणों का इस्तेमाल करता है। तो चलिए आज जानते हैं कौन कौन से उपकरण हैं जो कैश हैंडलिंग में उपयोग किए जाते हैं, जिसे बोला जाता है कैश हैंडलिंग इक्विपमेंट। तो सबसे पहला इक्विपमेंट है कैश ड्रॉ ट्रे। जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, एक ऐसी जगह है जहां पर सारे कैश कॉइन्स, मतलब जहां पर नोट को और कॉइन्स को डिफरेंट सेक्शन में बांटा गया है और वहां पर उसको रखा जाता है, जिसमें आसानी से उसे पुल आउट करके हम निकाल सकते हैं और उसको सही जगह पे रख सकते हैं। 10 के नोट के लिए की अलग सेक्शन बना हुआ, 20 के लिए अलग, 50 के लिए अलग, 100 के लिए अलग, 500 के लिए अलग। तो इस तरीके से जो है कैश को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया जाता है। इसे हम बोलते हैं कैश ड्रॉ ट्रे। बच्चों, अगला डिवाइस आता है वो स्कैनर, बारकोड स्कैनर, जिसमें जो भी प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग, जो भी कस्टमर खरीदते हैं उस पर जो है बारकोड के माध्यम से स्कैन किया जाता है ताकि वो डायरेक्टली उसके सारी जानकारी, सारी उसके प्राइस से रिलेटेड उसकी डिटेल, वो सारी जानकारी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपलोड हो जाती है। तो ऑटोमेटिक ये सिस्टम से कनेक्टेड होता है और इतने फास्ट प्रोसेसिंग होता है कि आपको सही जानकारी जो है आपको वहाँ पर फीड मिलता है, जिसे बोलते हैं हम लोग POS, पॉइंट ऑफ सेल डाटाबेस। पॉइंट ऑफ सेल डाटाबेस पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसी कारण इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ सेल। तो बारकोड जो है बेसिकली 3 टाइप के बारकोड स्कैनर आते हैं। एक लेजर बारकोड स्कैनर आता है, दूसरा आता है लीनियर बारकोड स्कैनर और तीसरा है 2D बारकोड स्कैनर। तो ये रिटेल स्टोर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपयोग किए जाते हैं और ये काफ़ी सुविधा देता है एक दुकानदार को कि वो सही तरीके से उस चीज़ को, जानकारी को फीड कर सके अपने सिस्टम में। बच्चों, अगला डिवाइस है
करेंसी काउंटिंग मशीन, जिसमें जो है करेंसी को काउंट किया जाता है और ये 1500 नोट पर मिनट जो है काउंट कर सकता है, इसकी कैपेसिटी होती है। ये मैकेनिकली काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और काफ़ी फास्ट तरीके से नोट्स को गिनता है। हाँ, इसमें कुछ सावधानी हमें बरतनी होती है कि हमें जो है नोट जो है एकदम फ्लैट करके डालने होते हैं, ताकि नोट कहीं मुड़े हुए ना हो, कहीं टॉर्न ना हो, यह बात का हमें ध्यान रखना होता है। बच्चों, अगली डिवाइस का नाम है फेक करेंसी डिटेक्टर मशीन। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल गया कि ये डिवाइस जो है फेक करेंसी को डिटेक्ट करके हमें बताती है। जो भी नोट जो या तो काउंटर फिटेड हो सकते हैं या फिर वो जाली नोट हो सकते हैं, उनको वो डिटेक्ट करती है और उसकी वैलिडेशन से करती है कि वैलिडिटी है कि नहीं है। ये काफ़ी सिक्योर्ड होता है। इसके साथ साथ यह जैम रिमूवल भी करता है। अगर नोट कहीं पर जाम है, कहीं पर कुछ है, फटे हैं, जाम हो गया, तो वो चीज़ को भी काफ़ी रिमूव कर देता है और इससे काफ़ी ज़्यादा हद तक जो हम कैश को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। बच्चों, अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है स्टेप्स ऑफ डीलिंग विथ एंग्री कस्टमर। कई बार रिटेल स्टोर में हमारे पास जो है कई सारे ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो काफ़ी गुस्से में होते हैं। सो उन्हें डील करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने होते हैं। सबसे पहला तरीका है रिमेन काम। सबसे पहले अगर वो कस्टमर आके चिल्लाना शुरू कर दिया आपके ऊपर, तो आप भी वैसे शुरू मत हो जाइए। आप उन्हें ध्यान से बोलने दीजिए, उन्हें जितने भड़ास निकालने दीजिए। आप अपने कंट्रोल में रहिए और उसे ध्यान से आप सुनिए। दूसरी चीज़, डोंट टेक इट पर्सनली। आप उन्हें पर्सनली ना लें। वो जो भी कह रहे हैं उनको आप अपने मन में ना लें, मन में ना बिठा लें कि ये कस्टमर ऐसा कह रहा है, मैं इसके साथ कोई आगे वो रिश्ता नहीं रखूंगा। तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। आप इसे पर्सनली ना ले, आप एज अ बिजनेस, एज अ कस्टमर की तरह आप रिलेशन सोचें, तो काफ़ी अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे। तीसरी चीज़ है सिंपैथाइज करना। अगर वो फील करके आपको कुछ बता रहा है, अपनी बातें समझा रहा है, इमोशनली आपसे कुछ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो आप उन्हें समझिए और उनको सिंपैथी दीजिए, सहानुभूति दीजिए। ठीक है, और इससे क्या है, आपका जो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से मैनेज हो पाएगा। नेक्स्ट है अपोलाइज ग्रेसफुली। अगर आपसे अनजाने में भी गलती हो गई, कस्टमर आके बोल रहा है कि कंप्लेंट कर रहा है आपके दुकान के खिलाफ, आपका प्रोडक्ट ऐसा है, तो आप उन्हें अपोलोजाइज कीजिए कि हाँ मुझसे गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। तो आप उसे अपोलाइज करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो डेफिनेटली कस्टमर भी आपको माफ़ करेगा और आपके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग हो जाएगा और उसका जो एंगर है वो शांत हो जाएगा। इसके बाद है फाइंड अ सॉल्यूशन। वंस यू अंडरस्टैंड, आपको पता चल गया कस्टमर क्यों नाराज़ है, क्यों वो अनहैप्पी है, तो आप उनका सॉल्यूशन देने के लिए आप जो है सोचिए क्या सॉल्यूशन आप दे सकते हैं उनकी। तो आपको सॉल्यूशन तुरंत आप दोगे उन्हें, तो डेफिनेटली वो आपसे कनेक्ट रहेंगे। इसके बाद है टेक फ्यू मिनट्स ऑन योर ओन। आप कुछ समय खुद का लीजिए और सोचिए कि ऐसा कस्टमर क्यों एंग्री हुआ, क्यों जो है आपके दुकान से वो चला गया, क्यों वो नाराज़ है। तो इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस कीजिए और उससे एक बार चेकआउट कीजिए और चेकलिस्ट बना के आप देखिए कि किस कारण से कस्टमर्स डिस्ट्रैक्ट हो गए। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिसनिंग स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। Whenever the customers come, जब भी आपके पास कस्टमर आए, तो चाहे गुस्से में हो, चाहे कैसे भी मूड में हो, सबसे पहले उन्हें सुने। लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। आप बिना सोचे समझे अगर वो चिल्लाना चालू कर दे, तो आप भी चिल्लाना शुरू किए, येलिंग करने शुरू कर दिए, तो इससे जो है डिस्प्यूट क्रिएट होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और हो सकता है वो कस्टमर आपसे, जो बाकी कस्टमर्स हैं, उनको भी ये जो है नेगेटिविटी फैलाए कि ये दुकान ऐसा है। तो बिल्कुल भी आप ध्यान रखें कि कस्टमर्स चाहे वो कैसे भी हो, उन्हें आप डील करने के लिए अच्छे से अच्छे सुने उनको, उनकी बातों को। जहाँ पर वो गलत है उनके बाद उनको समझाते हुए उन्हें समझाएं। तो इससे काफ़ी अच्छे से आपका जो है एक कस्टमर से काफ़ी अच्छे से रिलेशनशिप बनेगा। बच्चों, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिटेल में, वो है रिटेल श्रिंकेज। श्रिंकेज का मतलब होता है कि बिजनेस में कोई ऐसा चीज़ हो जाता है जो सब लोग, बिजनेसमैन या कोई भी हो, इस पे बात करना नहीं चाहता। क्योंकि इसमें होता क्या है कि इसमें जो इन्वेंट्री में जो स्टॉक रखे हुए हैं, उसमें से कुछ ना कुछ जो है चोरी हो जाता है, कुछ पोर्शन जो है गुम हो जाता है, जिसकी जानकारी जो है रिटेलर को नहीं होती या फिर मालिक को नहीं होती। तो इसे बोला जाता है रिटेल श्रिंकेज। अब यहाँ पर श्रिंकेज रेट आपका कितना ज़्यादा है वो आप डिफरेंट तरीके से पता कर सकते हैं, है ना। आपका सेल कितना हुआ और आपका जो है प्रॉफिट कितना हुआ, ये सारी चीज़ों को आप एक समय में, टाइम पीरियड में आप डिसाइड करके आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो श्रिंकेज को देखना और उसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपका जो माल है, जो चीज़ आपका सामान है आपके स्टोर में, वो कितना ख़राब हो चुका है, कितना स्टोर हो चुका है, या फिर कितना जो है चोरी हो चुका है, या फिर कितना ख़राब, तो वो सारी चीज़ों की जानकारी आपके पास होना चाहिए कि आपके पास कितना स्टॉक आ रहा है। तो उससे स्टॉक रजिस्टर में आप मेंटेन कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद है ये सेशन आपको कैश हैंडलिंग इक्विपमेंट का काफ़ी अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। स्मार्ट मोमेंट्स विद स्मार्ट स्टडीज। धन्यवाद।